हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए हम ई तैयारी चैनल पर लेके आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे डिमांड की थी कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करके बताइए ताकि हमें ये पता चल सके कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहता है। एक्चुअल क्वेश्चन पेपर यदि हम सॉल्व करेंगे तो आपको लेवल भी मालूम रहेगा और ये भी आपको मालूम चलेगा कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमने प्रीवियस अटेम्प्ट का पेपर लिया है, इसको आपके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी लोग इससे बेनिफिट लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके सारे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है सितंबर अटेम्प्ट का, वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या होता है बेटा? सीरीज की मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का इफेक्ट इनमें से किस पर नहीं पड़ता है, ये आपको बताना है। तो देखो, रेंज पर तो बेटा पड़ता ही है, क्योंकि रेंज तो होती क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो रेंज पर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा हमारे पास एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इन दोनों को कैलकुलेट करते टाइम हम मिड वैल्यूज लेते हैं। मिड वैल्यूज मतलब एक्स क्या होता है? लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन 2। ठीक है ना? तो इसमें भी एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट आ जाता है। लेकिन जब हम क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन में हमारे पास क्या है? यदि हम सीरीज को इस तरीके से लिखें, अरेंज करें स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ, तो हमारे पास Q1 यहां से कहीं आता है और Q3 यहां से आता है। और क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है बेटा? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q1 और Q3 दोनों पर ही अपने पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। तो ये बी आंसर हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है। ठीक है, बार बार बताया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ गया। ठीक है, तो आप नोट्स खोल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बार बार आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट इज डिवाइडेड बाय 10। ईच ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 10 मतलब हम स्केल चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना? देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन की, आप सब लोगों को मालूम ही है यदि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जिस ईच सीरीज की ईच वैल्यू को हम जिस ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। और जिस ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन उससे डिवाइड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ मॉडरेटली asymmetrical series are 70.8 and 68.6 respectively, then the most probable value of mode। ठीक है, तो आपको मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको क्या दे रखा है? अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप दे रखा है बिटवीन मीन एंड मीन मीडियन एंड मोड में आपको अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बताना है। तो आप लोगों को यदि याद हो तो ये इस तरीके से कुछ फॉर्मूला होता है, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। देखो बेटा, जो ये फॉर्मूला है ना, इस पर हर अटेम्प्ट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, किसी भी तरीके से पूछा जाए चाहे। ठीक है ना? अब यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करके z की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार। ये फार्मूला भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है ना? अब मोड आप कैलकुलेट कर लीजिए। 3 इंटू मीडियन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है बेटा? 68.6 माइनस 2 इंटू 70.8। इसको फटाफट बेटा आप लोग सिंप्लीफाई करिए कि क्या आंसर आ रहा है अपने पास। जल्दी से मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। 68.6 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और हमारे पास क्या है? 70.8 मल्टीप्लाई बाय 2। 64.2 आ रहा है बेटा अपने पास, 64.2। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है? ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सब लोगों को याद होना चाहिए। मॉडरेटली असिमेट्रिक सीरीज के लिए फार्मूला होता है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन है। अब तक हमने तीनों क्वेश्चंस किए, तीनों के तीनों ही इजी हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं अपने पास, डायरेक्ट हमें मालूम होते हैं और इनमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। वो तो मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप विद इन 20-25 सेकेंड्स में कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये तो इन्होंने इस अटेम्प्ट में गजब ही कर दिया, एक ही चीज पर दो क्वेश्चन पूछ लिए। जिस क्वेश्चन पर यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो फार्मूला ही इन्होंने पूछ लिया। ठीक है, तो अभी अभी हमने फार्मूला लिखा ही है बेटा, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ही था बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि इस फार्मूले की बात करें, सिर्फ इस फार्मूले की बात करें, तो ये कम से कम 8 से 10 बार अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये सिर्फ फार्मूला। ठीक है, और इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी बहुत सारी बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैंने आपको वही कहा था थोड़ी देर पहले कि लगभग हर अटेम्प्ट में इस पे एक कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम नेक्स्ट ऑब्जर्व क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द ऑब्जर्वेशंस। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज बेटा हमारे पास होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू इनटू 100। 100 ऑप्शनल होता है, यदि हमें परसेंटेज में आंसर दे रखा है, जैसे यहां परसेंटेज में दिख रहा है तो 100 का यूज करेंगे, और यदि हमें फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है तो 100 का यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब लार्जेस्ट वैल्यू देखो सीरीज की क्या है, 60 है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है बेटा, 20 है। तो 60 माइनस 20 40 आ जाएगा, 60 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 80 इंटू 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 50 हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर 50 कोई गिवन है क्या बेटा अपन को, देखो ये बी ऑप्शन आपको गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपके जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर बेस्ड है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज के फार्मूले पर बेस्ड है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन होल्ड द करेक्ट फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी। ए एंड बी टू इवेंट्स है और हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इन्होंने पूछा है बेटा। ठीक है ना, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यदि हम देखें तो ये हमारे पास सपोज सेट ए है और ये हमारे पास है सेट बी। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ओनली ए बट नॉट बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ये ए वाले एलिमेंट्स होते हैं उसमें से ये जो कॉमन एलिमेंट्स है ये हटा देते हैं, तो जो ये डॉट वाला पोर्शन बचा है ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ए माइनस बी होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाला पोर्शन ले लिया माइनस इसमें से ये जो कॉमन पोर्शन है इसको हम हटा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन पोर्शन को किससे डिनोट करते हैं बेटा, इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। तो देखो ये हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास कौन सा आंसर हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अभी तक तो बिल्कुल इजी चल रहा है मामला, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 6th क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला है, आपको डायरेक्ट याद होता है। ठीक है ना, विद इन 5 सेकेंड्स क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की ये शिकायत रहती है कि मैथ्स का पेपर लेंदी होता है, कुछ क्वेश्चंस में 2-3 मिनट लग जाते हैं, तो बेटा ये देखो कितने सारे अपने पास ऐसे क्वेश्चंस आए, 1 to 6 क्वेश्चन में करीब 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम देखते ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमारा टाइम क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अब देखो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करा लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन तो अपन को कैलकुलेट करना आता ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए या तो हम बेसिक मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। यदि हम डायरेक्ट मेथड यूज करें तो डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सीरीज दे रखी है एक्स, तो यहां पर हम समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स कैलकुलेट करें, सॉरी
तो इसका सम करिए 9 9 18 20 30 45। तो समेशन ऑफ एक्स तो हो गया 45। अब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आप कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करके देखिए। ठीक है, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं लिखता हूं, इतने आप भी कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। ये 495 आ रहा है बेटा। ठीक है, तो यहां वैल्यूज पुट कर दो, अंडर रूट 495 डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू हमारे पास 5 है, माइनस 45 बाय 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास अंडर रूट 495 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 99, माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5, 45 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, तो ये हमारे पास 99 माइनस 81, ये आ गया अपने पास अंडर रूट 18। अब अंडर रूट 18 आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर आपको गिवन है ही, अलाउड है ही, तो 4.24 के आसपास आंसर आ जाएगा, 4.24 समथिंग। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास? बिल्कुल है, बी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल इजी है और क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी पूछा है, ज्यादा टफ आपको नंबर्स भी नहीं दिए, छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है ना, दो मेथड है, बेसिक मेथड, बेसिक मेथड का भी फार्मूला मैं आपको बता देता हूं यदि आपको याद नहीं है, भूल गए आप तो। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। हम इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी इच्छा करे, जैसा आपको अच्छा लगे उससे आप करिए। ठीक है, दोनों से बराबर टाइम ही लगेगा करीब करीब। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फंक्शन। ये आपको क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है, ये आपको एक्स दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसीज है। तो सबसे पहले तो देखो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2, फिर 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 1 19। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ये तो आप सब लोगों को कैलकुलेट करना आता ही होगा। अब हमें टू क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एक तो Q1 और एक Q3, यदि हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो Q1 हमारे पास क्या होता है? साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 4। n की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है? 19, 19 प्लस 1 बाय 4। तो फिफ्थ टर्म ये हमारे पास Q1 आएगी। तो फिफ्थ टर्म, इस फिफ्थ टर्म को बेटा कहां देखते हैं हम? याद करो, CF में सर्च करते हैं क्या? CF में सर्च करो, 5 मिल रहा है क्या आपको? 5 नहीं मिल रहा है, तो हम 5 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखते हैं। 5 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखो 6 है क्या बेटा अपने पास? ठीक है ना, और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है अपने पास? x की 3। तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल है, वो क्या है? 3 है। ठीक है, अब Q3 पे आते हैं हम। तो Q3 क्या होता है बेटा? साइज ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1 बाय 4। एग्जाम में आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आए। तो 3 इंटू 19 प्लस 1 बाय 4। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 15th टर्म आएगी। अब इस 15 टर्म को आपको वापस से CF में सर्च करना है। तो CF में देखो 15 तो मिल नहीं रहा, लेकिन 15 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्या मिल रही है? 18, और 18 के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है? 5। तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो Q3 है वो क्या है बेटा? 5 है। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, मीन्स 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1 आंसर आ जाएगा। 1 हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? 1 देखिए बेटा, बिल्कुल ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो देख लीजिए बेटा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लेंगे आप, स्टार्टिंग की चीजें पढ़ लेंगे, कैलकुलेट करना सीख लेंगे। ठीक है, तो आराम से आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना, बहुत इजी पेपर आया था पिछले अटेम्प्ट में, और हर पेपर में, हर अटेम्प्ट में मैथ्स का पेपर कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है।
ठीक है ना। मैथ्स हाँ हमें टफ लगती है, इसलिए हम कहते हैं कि मैथ्स का पेपर टफ है, लेकिन मैथ्स टफ नहीं आती है बेटा, ठीक है ना। मैथ्स का पेपर या तो इजी आता है या मॉडरेट आता है, ठीक है ना। तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, बस जरूरत है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखने की। थोड़ा सा आपने कॉन्फिडेंस बना लिया, ठीक है, तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार मेरे तो 40 नंबर आ जाने चाहिए बस, वो भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आराम से 60-70 मार्क्स ला सकता है मैथ्स के पेपर में। सबसे स्कोरिंग पेपर मैथमेटिक्स का ही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, सीए फाउंडेशन में बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनमें से आपको ये बताना है कौन से अपने पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी होती हैं बेटा? इवेंट्स विच डज नॉट अकर साइमल्टेनियसली। ऐसी इवेंट जो एक साथ नहीं हो सकती हैं उन्हें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो हम एक एक पढ़ लेते हैं। अर्चना वॉज बोर्न इन इंडिया, ठीक है। शी इज अ फाइन लॉयर, तो ये तो दोनों पॉसिबल हो सकती हैं इवेंट्स, तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। दी स्टूडेंट स्टडीड इन अ स्कूल, ही स्टडीड ज्योग्राफी, तो स्कूल में पढ़ रहा है और ज्योग्राफी पढ़ सकता है, दोनों की दोनों इवेंट एक साथ हो सकती हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। सीता इज 16 ईयर ओल्ड, शी इज गुड फॉक डांसर, बिल्कुल ये भी एक साथ हो सकता है। इमरान इज अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, ही इज वोटर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो यदि अपने पास एज 15 ईयर से लेस है, ठीक है, तो आप वोट तो नहीं दे सकते। वोटिंग एज तो आप लोगों को मालूम होगी, आप सब लोग करीब करीब उस दहलीज पर पहुंच चुके हैं जहां आप लोग वोट देंगे शायद अगले जो भी इलेक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो देखिए 18 ईयर से इंडिया में वोटिंग की एज, तो यदि 15 ईयर यदि उसकी एज है तो वो वोटर नहीं हो सकता। तो ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकती, तो हम कह देंगे डी इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए प्रोबेबिलिटी से आ गया है ये, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन सीए फाउंडेशन एग्जाम, ये लो सीए फाउंडेशन एग्जाम का ही इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया इन्होंने, ठीक है ना, कि ये कह रहे हैं कि सीए फाउंडेशन एग्जाम में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3 स्टूडेंट्स की, ठीक है। एक स्टूडेंट को हम ए कह देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे हमें दे रखी है 1/5। दूसरे स्टूडेंट को हम बी कह देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखी है आपको 1/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1/3। 3 स्टूडेंट्स के पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। और हम जानते हैं कि अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होता है, मतलब ए के पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां से हम पी ए डैश यदि कैलकुलेट करें बेटा, तो 1 माइनस 1/5 डायरेक्ट लिख दूं मैं 4/5। सिमिलरली पी बी डैश की बात करें हम, तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा बेटा 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश की बात करें तो 1 माइनस 1/3 ये हो जाएगा 2/3। ये हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हम इस पर आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट विल गेट सक्सेस, ठीक है। कम से कम 2 लोगों को सक्सेस मिलनी चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 2 का मतलब या तो 2 को मिले या 3 को मिले, यही तो बात होगी बेटा, ठीक है। तो यदि हमारे पास किसी 2 को सक्सेस मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि ए को सक्सेस मिल रही है, बी को भी सक्सेस मिल रही है, लेकिन सी को सक्सेस नहीं मिली। या फिर ए को सक्सेस मिली, बी को सक्सेस नहीं मिली और सी को सक्सेस मिल गई। या फिर ए को सक्सेस नहीं मिली, बी को मिल गई और सी को मिल गई। तो ये देखो अपने पास हमने जो 3 कंडीशंस लिए, इसमें 2 को सक्सेस मिल रही है और 1 को नहीं मिल रही है। और क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा था एटलीस्ट 2, लेकिन एक केस हो रहेगा जब तीनों को सक्सेस मिल जाएगी, ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये हमारे पास 4 केसेस बनेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/5 इंटू 1/4 और पी सी डैश क्या है 4/5 है बेटा, प्लस पी ए 1/5, पी बी डैश है 3/4 और ये अपने पास पी सी कितना है बेटा, पी सी डैश रखनी थी अपन ने, यहां गलत रख दी वैल्यू, यहां बेटा सही रख लीजिए
ये 2/3 है। ठीक है, ये हमने पी ए की वैल्यू पुट कर दी, पी बी डैश की वैल्यू पुट कर दी, और पी सी की क्या है 1/3 प्लस पी ए डैश है 4/5, पी बी 1/4 है, और पी सी क्या है 1/3 है, और लास्ट में हमारे पास क्या जाएगा प्लस पी ए 1/5 प्लस पी बी 1/4 मल्टीप्लाई में है 1/3। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, लेकिन हम इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो देखो ऐसा कर सकते हैं, हम एलसीएम ले लें डायरेक्ट, 60 एलसीएम आ रहा है देखो सबका, ठीक है, सिंप्लीफाई करने की वजह क्योंकि एलसीएम अपने पास सेम है, यदि हम पहले इसको आपस में सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास फिर एलसीएम लेने में अपन को टाइम लग जाएगा, तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो 60। देखो यहाँ 1 इंटू 1 इंटू 2 2 बचेगा, यहां पर 1 इंटू 3 इंटू 3 3 आ जाएगा, यहां पर 4 इंटू 1 इंटू 1 4 आ जाएगा, और यहां पर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10/60 हो गया। 10/60 का मतलब क्या हो गया बेटा 1/6। देखो 1/6 अपने पास ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, सी ऑप्शन। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन क्वेश्चन इजी है बेटा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अभी कुछ क्वेश्चंस किए, आप लोगों को क्वेश्चंस करने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत टफ हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लो, अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे, ठीक है। तो हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, इस पार्ट में इतना ही करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए अब आप लोग ई तैयारी चैनल बाय निखिल भार्गव सर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है ना। और आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट भी करें, ठीक है ना, अच्छा लगा तो लाइक भी करें, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।